ये मुझे विज्ञप्ति में सिद्धि और व्याख्यान देने के लिए कहा गया है आयोजकों द्वारा। कॉन्शसनेस एज एब्सोल्यूट। मोटे तौर पर बौद्ध धर्म दर्शन को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे आप हीनयान और महायान कहते हैं। हालांकि हीनयान और महायान का इस तरह का वर्गीकरण या विभाजन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि फिलॉसफी में किसी को हीन कहना, किसी को महा कहना, ये ठीक नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि बाद में लोगों ने हीनयान को सदन बुद्धिज्म कहना प्रारंभ किया। वास्तव में जब महासांघिक संप्रदाय अलग हुआ, जो कि महायान के अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त करता है, तो उन लोगों को थेरवादियों ने पाप भिक्षु कहा और महासांघिकों ने उल्टे इनको जो है कि हीनयानी कह दिया। तो हीनयान के अंतर्गत कई संप्रदाय आते हैं। थेरवाद, पाली बुद्धिज्म है, सर्वास्तिवाद है, वैभाषिक है, अर्ली सौत्रांतिक है। महायान में भी आप पाते हैं कि माध्यमिक और योगाचार ये दो भागों में विभक्त हुआ। माध्यमिकों में भी दो स्कूल आए, एक प्रासंगिक माध्यमिक और दूसरा भाव विवेक का स्वातंत्रिक माध्यमिक। ये योगाचार के बाद, विज्ञानवाद के बाद बौद्ध दर्शन में कोई सैद्धांतिक विकास नहीं हुआ। तंत्रयान आया, तंत्रयान, मंत्रयान, तो उनका जो दार्शनिक आधार है तंत्रयान का, तंत्रों का, वो या तो माध्यमिक है, नहीं तो योगाचार है। तो कोई सैद्धांतिक विकास नहीं हुआ। ये योगाचार विज्ञानवाद मुख्य रूप से मैत्रेयनाथ, असंग और बसबंधु की कृतियों पर आधारित है। उसमें कई जो है कि शास्त्र हैं, इसमें लंका अवतार, 10 भूमिक सूत्र, गंडव्यूह सूत्र, महायान सूत्रालंकार, धर्म का विभंग, मध्यांत विभंग, अभिसमय अलंकार, उत्तर तंत्र, जिस पर की प्रोफेसर जी सेबेस्टियन का काम है, और विज्ञप्ति माता सिद्धि है, अभिधर्म समुच्चय है। अनेक ग्रंथ हैं जिन पर कि ये योगाचार विज्ञानवाद आधारित है। ये आप देखते हैं कि एक ही व्यक्ति की शिक्षा से अनेक संप्रदाय आए और सभी को जो है कि स्कूल ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है। अगर कोई एक व्यक्ति जब शिक्षा दे रहा है तो वो एक ही प्रकार की शिक्षा देगा। ये अनेक प्रकार के रिलीजन, प्लूरलिज्म, निगेटिविज्म, निहिलिज्म, आइडियलिज्म, एक ही व्यक्ति तो इतनी शिक्षाएं नहीं दे सकता। आखिर इसका कारण क्या था? तो वास्तव में कोई मूल, लिखित तौर पर कोई मूल ग्रंथ था ही नहीं बौद्ध धर्म के पास। जितनी भी बुद्ध की शिक्षाएं थी सब मौखिक थी, और ये मौखिक शिक्षाओं पर ही आधारित है। तो ये मौखिक शिक्षाओं पर ही आधारित है, और इसी कारण से बाद में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में उनके वचनों को लेकर के अनेक प्रकार के जो है कि विचार आने लगे, उसमें मतांतर होने लगे, क्योंकि मूलतः कोई लिखित ग्रंथ था ही नहीं कि जिससे हम सभी के विचारों को वेरीफाई कर सकें। लेकिन कुछ ऐसे मूल सिद्धांत थे जो कि सभी संप्रदायों में हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि शून्यता है, मध्यमा प्रतिपद है, और पतित्व समुत्पाद का सिद्धांत है। अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं जो कि एक सैद्धांतिक एकता स्थापित करते हैं, और सभी
बौद्ध दार्शनिक संप्रदायों ने इनका जो है कि इनकी व्याख्या की अपने अपने ढंग से। वास्तव में ये तीन जो सिद्धांत बताए जाते हैं सैद्धांतिक एकता के, एक प्रतीक समुत्पाद ही कह दिया जाए तो काफी है, क्योंकि प्रतीक समुत्पाद ही बौद्ध बुद्ध की प्रथम शिक्षा है और वही मध्यमा प्रतिपद भी है, वही शून्यता भी है। नागार्जुन ने साफ तौर पर कहा कि यह प्रतीक समुत्पाद शून्यता ताम प्रत्यक्ष में है, सा प्रज्ञप्ति उपादाय प्रतिपद से वो मध्यमा, यानी प्रतीक समुत्पाद ही शून्यता भी है और मध्यमा प्रतिपद भी है, और यही बुद्ध की मूल देशना है। आप जानते हैं कि ये बौद्ध धर्म दर्शन में तीन प्रकार की प्रज्ञाओं का उल्लेख होता है, श्रुतमयी प्रज्ञा, चिंतामयी प्रज्ञा और भावनामयी प्रज्ञा। तो श्रुतमयी प्रज्ञा के एक तरह से हिस्टोरिकल नॉलेज है, जो हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, पढ़ लिख करके जो सोचते दूसरे के विचारों को ज्ञान अर्जित करते हैं, वो एक तरह से श्रुतमयी प्रज्ञा हिस्टोरिकल नॉलेज है, जिसको आप कह सकते हैं कि हम लोग तोता रटंग विद्वान हैं या पैरट लाइक पंडित हैं। जो चिंतामयी प्रज्ञा है वह ऐसी प्रज्ञा है जिसमें कि कोई ज्ञान जो है व्यक्ति के स्वयं के चिंतन से उत्पन्न होता है। ये महत्वपूर्ण है, नॉलेज इमर्जिंग आउट ऑफ वंस ओन रीजन, वो चिंतामयी प्रज्ञा है। और भावनामयी प्रज्ञा श्रुतमयी प्रज्ञा और ये जो है कि चिंतामयी प्रज्ञा का मिला जुला रूप है, कि कुछ जो है कि किसी और का है और उसको आधार बना करके कुछ नवीन उसके बारे में कहना। इसलिए आप देखते हैं कि जो टीकाकार हैं, भाष्यकार हैं, वार्तिककार हैं, मुख्य रूप से वार्तिककार, ये जो है कि भावनामयी प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समुत्पाद मुख्य भगवान बुद्ध की चिंतामयी प्रज्ञा है। पाली बुद्धिज्म में ये आप पाली बुद्धिज्म में आप पाते हैं कि कहा जाता है, सूत्र है कि ये से ही भगवा बोधि रुख मूले धर्म स्वभाव पच्चवेक्षण बसेन पठित समुत्पादो मनसिकाल। प्रतीक समुत्पाद जो संस्कृत शब्द है, इसको पाली में पठित समुत्पाद कहा गया है कि जब भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे धर्म के स्वभाव के बारे में चिंतन कर रहे थे, उनके मन में, उनकी बुद्धि में प्रतीक समुत्पाद का सिद्धांत आया। यानी कि यह बुद्ध की चिंतामयी प्रज्ञा है, जो कि उन्हें अन्य दार्शनिक संप्रदाय के विचारों से अलग करती है। इसी आधार पर बौद्ध धर्म दर्शन को एक अलग दर्शन की मान्यता मिली। यह उनकी अपनी शिक्षा है, अपना सिद्धांत है। ये आप जानते हैं कि शून्यता, मध्यमा प्रतिपद और प्रतीक समुत्पाद, ये जो कहा गया, इसका एक विस्तृत प्रसन्न विवेचन आप प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा ने अपने 12 दिसंबर के जो है कि व्याख्यान में हमको भली भांति कराया। यहाँ आप पाते हैं कि प्रतीक समुत्पाद ही पाली में जो है कि धम्मो मज्जैन कहा गया है, धम्मो मज्जैन देशिका। यही जो है कि मिडिल वे चीज़ है, मध्यम मार्ग की शिक्षा है। यहाँ आप पाते हैं कि प्रतीक समुत्पाद सिद्धांत पूरा समूचे बौद्ध दर्शन का विकास प्रतीक समुत्पाद सिद्धांत की ही व्याख्या और पुनर्व्याख्या है। ऐसा लगता है कि अब इसीलिए स्वयं नागार्जुन ने भी अपने मूल माध्यमिक शास्त्र का प्रारंभ जो है कि इसी प्रत्यय परीक्षा से ही किया, यानी प्रतीक समुत्पाद के सिद्धांत से ही किया। और वहां भी उन्होंने कहा कि
यह प्रतीति समुत्पाद प्रपंचोपशमं शिव देशयामास संबुद्ध तम वंदे बसदम वरम। मैं उस श्रेष्ठ जो है कि भगवान बुद्ध की वंदना करता हूँ जिसने कि प्रपंच के उपशम के लिए प्रतीति समुत्पाद की देशना दी। ऐसा लगता है कि मैं विषयांतर हो रहा हूँ, इसलिए मैं अपने मूल जो है विषय पर आता हूँ जो कि आयोजकों द्वारा मुझे सुझाया गया है। योगाचार विज्ञानवाद। विज्ञानवाद यानी आइडियलिज्म शब्द अनेकार्थक शब्द है। इसके कई अर्थ हैं, अनेक लोग इसका अनेक अर्थ करते हैं। इस शब्द को एक अर्थ देना एक तरह से कठिन कार्य है। हम पाते हैं कि जब इसका आइडियलिज्म कहते हैं अंग्रेजी में, तो इसको जो है कि कुछ विद्वानों ने दो तरह से जो है डिराइव किया है। शाब्दिक व्युत्पत्ति के दृष्टि से जो है कि इसे दो तरह से डिराइव किया जा सकता है। एक तो लैटिन वर्ड है आइडियलिस्ट, जिसका अर्थ होता है नॉर्म और परफेक्शन और ए पर्सन एम्बॉडिंग दैट परफेक्शन। और इसे पुनः जो है कि एक ग्रीक वर्ब है आइडीन, जिसे कि इसे डिराइव किया जाता है, जिसका अर्थ है टू सी। यानी कि यह एक तरफ तो नॉर्म और परफेक्शन को भी का भी अर्थ देता है और दूसरी तरफ वह उसकी भी ऐसी किसी वस्तु की भी जो है कि का भी अर्थ देता है, जिसे कि आप कहते हैं कि जो दैट व्हिच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एन आइडिया। तो आप पाते हैं कि यह आइडियलिज्म शब्द विज्ञानवाद आदर्शवाद कई रूपों में जो है कि व्याख्यायित होता है। भारतीय दर्शन में भी आप पाते हैं कि आइडियलिज्म के कई रूप हैं। एक तो जिसको कि एक्सोलॉजिकल आइडियलिज्म हम कहते हैं, जो कि एक तरह से फिलॉसफी ऑफ वैल्यू है। यहाँ पाते हैं कि ये जो फिलॉसफी ऑफ वैल्यू है, यह किसी तरह का जो है कि सब्जेक्टिविस्टिक इम्प्लीकेशन नहीं देता। ये नहीं कहता कि चेतना ही एकमात्र सत्य है, विषय या सत्य है, या जो है कि जो अंतिम सत्ता है वो जो है कि चेतन है। इस तरह की बात नहीं करता। ये कहता है सिर्फ इतना ही कि values are certainly not facts and they are not gathered from sense impression or sense perception। इस अर्थ में जो आप कहते हैं कि भारतीय दर्शन में टैगोर को एक आइडियलिस्ट थिंकर कहा जा सकता है। दूसरे तरह का जो विज्ञानवाद है वो ज्ञान मीमांसी विज्ञानवाद है, एपिस्टेमोलॉजिकल आइडियलिज्म है, जो ज्ञान मीमांसा में विज्ञान की सत्ता को सिद्ध करता है और ये विषय की दृष्टि का निषेध करता है, ये विषय की सत्ता का निषेध करता है। आप पाते हैं कि जो ज्ञान मीमांसी विज्ञानवाद है उसका विरोध वास्तुवाद से होता है। ज्ञान मीमांसी विज्ञानवाद का विरोध वास्तुवाद से होता है। और भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसी विज्ञानवाद योगाचार विज्ञानवाद। योगाचार विज्ञानवाद का प्रारंभ ज्ञान मीमांसी विज्ञानवाद में है, अंत में वो जो है कि परम सत्यवाद में परिणत होता है, उसका पर्यवसान जो है परम सत्यवाद में होता है। फिर मेटाफिजिकल आइडियलिज्म है। मेटाफिजिकल आइडियलिज्म का विरोध वस्तुवाद से नहीं होता, वो ज्ञान मीमांसा में वस्तुवादी हो सकता है कुछ अपवादों के साथ, लेकिन उसका सीधा विरोध वास्तुवाद से नहीं होता तत्वमीमांसी विज्ञानवाद का। तत्वमीमांसी विज्ञानवाद का विरोध भौतिकवाद से होता है, मेटेरियलिज्म से होता है। ये कहता है कि
जो तत्वमीमांसी विज्ञानवाद कहता है वो सत्ता को चेतन मानता है और सब कुछ उसी चेतन का या तो अयथार्थ आभास है या यथार्थ परिणाम है। इस तरह की बातें जो है तत्वमीमांसी विज्ञानवाद कहता है। यहाँ हम पाते हैं कि इस अर्थ में जो है कि आप योगा हेलो हेलो हाँ हेलो गुरुजी। जी सर, किसी ने गलती से हमें जो विषय दिया गया है परम सत्यवाद के रूप में विज्ञान की सत्ता, विज्ञान का स्वरूप के बारे में, तो हम जो योगाचार विज्ञानवाद का ज्ञान मीमांसी विज्ञानवाद है उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। हम चीजें जो है कि जो उनका जो एब्सोल्यूटिज्म है, विज्ञप्ति मात्रता, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम पाते हैं कि बौद्ध मत के प्रादुर्भाव के समय से ही उसमें वस्तुवाद विरोधी प्रवृत्तियां विद्यमान रही हैं। तत्वों की क्षणभंगुरता के सिद्धांत में स्थिर प्रतीत होने वाली वस्तु की संरचना के लिए आत्मनिष्ठता की मान्यता अनिवार्य है। विशेष वस्तु प्रदत्त है तथा सामान्य केवल विचार रचित है। प्रारंभिक बौद्ध मत में पुद्गल कल्पित होने के कारण अयथार्थ माना गया और धर्मों की सत्ता को स्वीकार किया गया। तो प्रारंभ में हम पाते हैं कि पुद्गल नैरात्म्यवाद की स्थापना होती है। पुद्गल असत है क्योंकि वह आत्मनिष्ठ कल्पना है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। माध्यमिक पुद्गल और धर्म को दोनों को जो है कि शून्य बताता है, दोनों को आत्मनिष्ठ बताता है, आत्मनिष्ठ संरचना बताता है। यानी कि माध्यमिकों तक आते आते ये सिद्धांत जो है कि ये कहने लगा कि सब कुछ आत्मनिष्ठ है, आत्मनिष्ठता का प्रवेश सर्वत्र है। क्योंकि यदि सामान्य और विशेष और आप पाते हैं अवयव और अवयवी, एकता और अनेकता, ये सब सापेक्षिक पद हैं। और यदि दो संबंधियों में एक संबंधी अयथार्थ है, कल्पित है, तो दूसरे को भी नहीं बचाया जा सकता। सापेक्षता की प्रतिसमुत्पाद की जो सापेक्षिक व्याख्या की गई उसके आधार पर पुद्गल और धर्म दोनों को कल्पित कह दिया गया और दोनों को अयथार्थ माना गया। यहाँ हम पाते हैं कि जब कहा गया कि सब कुछ कल्पित है माध्यमिकों द्वारा, तो योगाचार इसमें एक संशोधन करता है। वो कहता है कि सब कुछ आत्मनिष्ठ एवं परिकल्पित हो सकता है, किंतु कल्पना की क्रिया शून्य नहीं हो सकती। आभास के लिए आधार की आवश्यकता होती है और वह आधार सृजनशील विज्ञान ही हो सकता है। माध्यमिक चेतना को ज्ञान रूप कहता है, किंतु योगाचार उसे परमार्थ सत्य मानता है। अतः योगाचार मत में चेतना ही यथार्थ है, विषय अयथार्थ है। विषय की बाह्यता एवं स्वतंत्रता का निषेध किया जाता है। सौत्रांतिकों की प्रमाण मीमांसा में हमें योगाचार विज्ञानवाद का एक पूर्वाभास होता है। सौत्रांतिक सत्ता को प्रमाण मीमांसा में दो तरह की सत्ताओं का उल्लेख करते हैं, एक पारमार्थ, एक समृद्धि। पारमार्थ जिस पारमार्थ को स्वलक्षण कहते हैं और समृद्धि को सामान्य लक्षण करते हैं, जो कि कल्पित है। स्वलक्षण प्रत्यक्ष का विषय है
और सामान्य लक्षण अनुमान का विषय है। तो दो तरह के प्रमाण हैं, दो तरह के विषय हैं, तो इनके लिए दो तरह के प्रमाण हैं। मानम द्विविधम विषय द्वैविध्यात्, दो प्रकार के विषय होने के कारण प्रमाण दो तरह के हैं। दोनों प्रमाण और उनके विषय परस्पर व्यावृत हैं। प्रमाण प्रत्यक्ष कभी अनुमान की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता और अनुमान कभी प्रत्यक्ष की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। ये प्रमाण विप्लववाद है। माध्यमिक कहता है, लेकिन यहाँ हम पाते हैं कि सामान्य लक्षण तो कल्पित है, वह अविषय है। वास्तव में प्रमाण एक ही है, वह है प्रत्यक्ष, और जिसका विषय वो लक्षण है। यहाँ सौत्रांतिकों के इस मत में एक ऐसी प्रत्यक्ष की व्याख्या में, प्रत्यक्ष की प्रक्रिया की व्याख्या में मुख्य रूप से एक ऐसी विषम स्थिति उत्पन्न होती है कि हमें स्वलक्षण का भी त्याग करना पड़ सकता है। वो भी चेतना द्वारा सर्जित माना जा सकता, संरचित माना जा सकता है। यहाँ समस्या ये उठती है कि सब कुछ क्षणिक है, स्वलक्षण भी क्षणिक है, और जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो भी क्षणिक हैं, और जो ज्ञान क्षण है वो भी क्षणिक है, जो विज्ञान क्षण है वो भी क्षणिक है। सब कुछ क्षणिक है। यहाँ बौद्ध दर्शन जो है कि सौत्रांतिक किसी शाश्वत आत्मा को नहीं मानता। एक शाश्वत आत्मा होती तो वस्तुओं वस्तु क्षण में होने वाले परिवर्तनों को वो नोट करती चलती और वो बता देती कि हमको इस तरह से इसका ज्ञान होता है। तो यहाँ ये आक्षेप किया जाता है कि सौत्रांतिक हमें ये समझाएं, सर्वास्तिवादी और सौत्रांतिक, कि उनकी प्रत्यक्ष की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है। स्वलक्षण भी क्षणिक है, यानी जो वस्तु क्षण है वो भी क्षणिक है, जो जानने वाला ज्ञाता है, जो विज्ञान क्षण है वो भी क्षणिक है, और इन दोनों के बीच में जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो भी क्षणिक हैं। इन तीनों का कैसे जो है कि इन तीनों के बीच, जब ये क्षणिक है तो इनके बीच कैसे अंतरक्रिया हो सकती है? क्यों विषय वस्तु क्षण को ज्ञान क्षण का आलंबन कहा जाता है, वो आलंबन प्रत्यय है। यदि वह ज्ञान क्षण का, विज्ञान क्षण का आलंबन प्रत्यय है तो कारण को कार्य का पूर्ववर्ती होना चाहिए या समकालिक होना चाहिए, और यदि वह पूर्ववर्ती है विज्ञान क्षण का, तो जिस क्षण में आया उसी क्षण में विनष्ट हो गया। तो वास्तव में जो हमें विज्ञान क्षण को मिला उसके अनुरूप बाह्य जगत में वस्तु क्षण जैसा कोई चीज है ही, सब कुछ क्षणिक है। यहाँ हम पाते हैं कि ये जब वस्तु क्षण भी क्षणिक है, विज्ञान क्षण भी क्षणिक है, और इनके बीच कोई अंतरक्रिया नहीं हुई, तो फिर वस्तु क्षण को विज्ञान क्षण कैसे विज्ञान क्षण कैसे कहा जा सकता है? जो कुछ वस्तु क्षण में है वही विज्ञान क्षण में है, ये कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि कोई अंतरक्रिया तो इनके बीच हुई नहीं, कोई संबंध नहीं बना। तो ऐसा लगता है कि सर्वास्तिवादी और सौत्रांतिक इस कठिनाई से अवगत थे। उन लोगों ने कहा कि ये जो उन लोगों का कहना था कि वास्तव में इन तीनों का सह सन्निपात होता है। त्रिक सन्निपात की बात करते हैं कि तीनों एक साथ उत्पन्न होते हैं और तीनों एक साथ विनष्ट होते हैं। इसलिए विज्ञान क्षण में जो कुछ भी है वो वस्तु क्षण का ही कंट्रीब्यूशन है। लेकिन यहाँ समस्या, तार्किक समस्या ये है कि तीनों क्षणिक हैं और तीनों साथ साथ उत्पन्न होते हैं और विनष्ट हो जाते हैं।
तो वहां कोई समय ही नहीं था कि उनके बीच कोई अंतरक्रिया हो, उनके बीच कोई अंतरक्रिया हो, इस तरह की कोई बात नहीं होती है। तो सिर्फ साइमल्टेनियस एंड मोमेंटरी इवेंट्स कैन नॉट बी रेसिप्रोकल। और जब उनके बीच कोई अंतरक्रिया हुए नहीं, तो वस्तु क्षण साथ साथ उपलब्ध होने के अलावा ज्ञान क्षण को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। फिर भी ज्ञान क्षण में, विज्ञान क्षण में विषय का एक आकार है, वह कहाँ से आया? वस्तु क्षण ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो वस्तु क्षण से नहीं आया, क्योंकि वो क्षणिक है और उनके वस्तु क्षण और ज्ञान क्षण के बीच कोई अंतरक्रिया हुई। तो योगाचार कहता है कि वास्तव में जो फलक्षण है वह भी कल्पित ही है, वो विज्ञान की ही संरचना है। यह काम चेतना स्वयं कर सकती है, इसलिए फलक्षण को भी कल्पित मान करके उसका त्याग कर देना चाहिए। सब कुछ आत्मनिष्ठ है, जितने भी विषय हैं वो आत्मनिष्ठ हैं और वो इस तरह से प्रक्षिप्त होते हैं कि लगता है कि वो बाह्य, यद अंतर्गेय रूपम तो बहिर्वदाभास से, जो वास्तव में भीतर विज्ञान रूप है वही इस तरह से प्रक्षिप्त होता है कि लगता है कि वो बाह्य है, जबकि वो बाह्य नहीं है, वह चेतना का द्वारा निर्मित विषय है, चेतना द्वारा संरचित विषय है। यहाँ आप पाते हैं कि चेतना को जो है कि सृजनशील माना गया योगाचार विज्ञानवाद में, और कहा गया कि हमारे ज्ञान में कुछ तीन बेसिक बातें कही गई विज्ञानवाद की स्थापना के लिए, कि हमारे ज्ञान में कुछ भी बाह्य जगत से प्रदत्त नहीं है। देयर इज नथिंग गिवन इन आवर नॉलेज फ्रॉम आउटसाइड। दूसरा सिद्धांत कहा बताया गया कि कॉन्शसनेस इज क्रिएटिव। तीसरी बात ये कही गई कि दिस क्रिएटिव कॉन्शसनेस अलोन इज रियल, कि यही जो सृजनशील चेतना है वही एकमात्र सत्य है। वास्तु दृष्टि अविद्या है, वस्तु असत है, वह चेतना की ही संरचना है। तो इस तरह से आप पाते हैं कि हम विज्ञानवाद पर पहुंचते हैं तमाम जो है कि तार्किक कठिनाइयों की कारण। यहाँ इन लोगों ने कहा कि वास्तव में वस्तु की बाह्यता और उसकी स्वतंत्रता, निरपेक्षता का निषेध किया गया। और उसके लिए आप जानते हैं कि जो प्रसिद्ध सहकुलंब नियमाद अभेदो नियल तद्धियो, या जो बर्केलियन लॉजिक है कि एसेइस्ट पर्सिपाइल, उसी तरह का जो है कि भारतीय दर्शन में भी सहकुलंब नियमाद अभेदो नियल तद्धियो कहा गया कि जो विषय हैं वो चेतना द्वारा संरचित हैं, जो बाह्य विषय हैं वो असत हैं, मिथ्या हैं, परिकल्पित हैं, उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। आप पाते हैं कि बाह्य विषय की निरपेक्षता और बाह्यता का निषेध किया जाता है और उसे चेतना द्वारा जो है कि निर्मित माना गया। ये एक तरह का सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है या एपिस्टेमोलॉजिकल आइडियलिज्म। लेकिन क्या यह इज दिस पोजीशन अल्टीमेट, क्या इसी को वस्तुवाद का पूर्ण निषेध माना जाए? तो योगाचार कहता है कि नहीं। उनका कहना है कि अंतिम स्थिति नहीं है। ये अंतिम स्थिति इसलिए नहीं है कि बाह्य जगत के विषयों का निषेध तो किया गया, लेकिन जो चेतना द्वारा निर्मित विषय हैं वह चेतना में अब भी विद्यमान है। तो जब विषय की सत्ता का, वस्तु की सत्ता का निषेध करना है तो वह निषेध पूर्ण होना चाहिए, परम निषेध होना चाहिए। उसे चेतना के आकार के रूप में भी उसका निषेध किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक चेतना में विषय है, भले ही वो चेतना द्वारा निर्मित क्यों न हो, संरचित क्यों न हो, चेतना के सम्मुख अब भी जानने के लिए कुछ है,
वहां द्वैत है। कॉन्शसनेस इज स्टिल कन्फ्रंटिंग विथ एन अदर टू इट। आप जानते हैं कि निषेध जो है कि पूरा होना चाहिए, और अभी पूर्ण निषेध नहीं हुआ है। चेतना वस्तु की बाह्यता और उसकी जो है कि उसके इंडिपेंडेंस का निषेध तो हुआ, लेकिन अब भी उसे चेतना में की संरचना के रूप में चेतना में स्वीकार किया गया है। यह परम सत्यवाद नहीं है, क्योंकि जब तक विषय चेतना में है तब तक चेतना जो है कि दोषित चेतना, वो इम्प्योर कॉन्शसनेस है, वो फेनोमेनल कॉन्शसनेस है। यह इसे एक तरह से आप कह सकता है कि अब भी हम रियलिज्म की वस्तुवाद की स्थिति में हैं, उसी धरातल पर हैं। अब हमने जो है कि चेतना ही एकमात्र सत्य है, यह अभी सिद्ध नहीं किया है। तो जब चेतना से परम सत्य, तो चेतना ही एकमात्र सत्य है, यह तो तभी स्थापित होगा जबकि चेतना विषय की बाधा से सर्वथा रिक्त हो जाए, सर्वथा रहित हो जाए। तभी जो है कि चेतना को विषयाकार चेतना कहा जो है कि एकमात्र सत्य कहा जा सकता है। तो यहाँ आप पाते हैं कि चेतना विषय की बाधा से जब पूर्ण रूप से रिक्त हो जाएगी तो वो शुद्ध इच्छात्मक चेतना बनेगी। यहाँ आप जानते हैं कि भारतीय दर्शन में ये जो परम सत्य है, विज्ञप्ति मात्रता है, उसे जो है शुद्ध इच्छात्मक चेतना कहा गया है, प्योर विलिंग कॉन्शसनेस। शुद्ध इच्छात्मक चेतना जो विषय की बाधा से सर्वथा रिक्त है। यहाँ हम क्यों चेतना को किस स्थिति में जो है कि इच्छात्मक चेतना कहा जाता है, किस स्थिति में उसे जो है कि ज्ञानात्मक चेतना कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि यह अंतर जब तक नहीं मालूम होगा तब तक आगे की बात साफ नहीं होगी, वो समझ में नहीं आएगी। आप पाते हैं कि जो फिनोमिनल कॉन्शसनेस है, जो हमारी अनुभविक चेतना है, कॉन्शसनेस डिनोट्स ए डिटरमिनेट रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये दो चीजें हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच जो रिलेशन है, एक निश्चित जो है कि सविकल्पक रिलेशन है, वो जो है कि उसी को हम कहते हैं चेतना, जो हमारी अनुभविक चेतना है। हमें कहते हैं कॉन्शसनेस इज ऑलवेज ए कॉन्शसनेस ऑफ समथिंग। इसी रूप में हम चेतना को पाते हैं। इसमें दो तत्व हैं, एक विषय है और एक विषय, एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। जब हम ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करते हैं और ये कहते हैं कि जो है कि सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है और ऑब्जेक्ट ही सब कुछ है, देयर इज नथिंग इन आवर नॉलेज विच इज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू इट बाय द ऑब्जेक्ट। हियर सब्जेक्ट कैन नॉट कॉल anything of its own. Everything is contributed to it by the object. When subject is nothing, object is everything, then consciousness is termed knowledge consciousness. It is known as knowing consciousness. And when object is nothing, subject is everything, then it is termed will. It is pure, it is विलिंग कॉन्शसनेस। योगाचार विज्ञानवाद में जो परम सत्य है, जो विषय की बाधा से सर्वथा रहित है, उसे जो है कि शुद्ध इच्छात्मक चेतना कहा गया है, प्योर विलिंग कॉन्शसनेस कहा गया है। यहां हम पाते हैं कि जब चेतना विषय की बाधा से सर्वथा रिक्त हो जाती है तो वह विज्ञप्ति मात्रता बन जाती है, क्योंकि वह विषय चेतना भी नहीं रह जाती।
जब विषय, चेतना में विषयी भाव तभी तक है जब तक कि विषय हैं। विषय और विषयी, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सापेक्षिक पद हैं। अपनी रियलाइजेशन के लिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की अपेक्षा करता है और सब्जेक्ट अपने रियलाइजेशन के लिए ऑब्जेक्ट की अपेक्षा करता है। यदि विषय न हो तो चेतना को विषयी भी नहीं कहा जा सकता। चेतना विषय की बाधा से सर्वथा जो है कि मुक्त हो जाएगी, सर्वथा रहित हो जाएगी। इफ देयर इज नो सन और डॉटर, फादर सीजेस टू बी द फादर। तो ये जो सापेक्षता का के लॉजिक है, उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि वह जो है कि एक तरह से इनडिस्क्राइबेबल पोजीशन होगी, अनिर्वचनीय स्थिति होगी ऐसी चेतना की, जो कि न तो विषय रूप है और न तो विषय रूप है, वही विज्ञप्ति मात्रता है। ये विज्ञप्ति मात्रा सिद्धि में कहा गया है कि यदा तो आलम्बनम विज्ञानम न उपलभते तदा स्थितम विज्ञान मात्रत्वे ग्राह्य अभावे तदग्राह। कि जब आलम्बन विज्ञान उपलब्ध नहीं होता, यानी जब ऑब्जेक्ट कॉन्शसनेस उपलब्ध नहीं होती, तो चेतना जो है विज्ञप्ति मात्रता के रूप में जो है कि स्थित होती है। क्योंकि जब कोई ग्राह्य ही नहीं है तो उसका कोई ग्राहक भी नहीं है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है, तो विषयी भी नहीं है। तो जो विज्ञप्ति मात्रता है, जो एब्सोल्यूट कॉन्शसनेस है, इट इज एम्प्टी ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डुअलिटी, ग्राह्य ग्राहक शून्यता। आप पाते हैं कि जो माध्यमिकों के, जो नागार्जुन की शून्यता की लॉजिक है, शून्यता का सिद्धांत है, उसकी एक प्रतिध्वनि योगाचार विज्ञानवाद में भी सुनाई पड़ती है। ये कहते हैं कि यहाँ जो शून्यता है वो ग्राह्य ग्राहक शून्यता है। ये उस शून्यता में जो है कि विज्ञप्ति मात्रता है या चेतना ही एकमात्र सत्य है, ऐसा कहा गया है। ये कहा गया कि अभूत परिकल्पो अस्ति द्वयं तत्र न विद्यते, शून्यता विद्यते तु अत्र तस्याम अवसविन्द्यते। कि जो अभूत परिकल्प है वो है, यहाँ देयर इज नो डुअलिटी, इट इज फ्री फ्रॉम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डुअलिटी, इट इज एम्प्टी ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डुअलिटी। उस शून्यता में जो विषय और विषय की शून्यता है, ग्राह्य ग्राहक की शून्यता है, उसमें चेतना स्थित होती है। यानी चेतना ही एकमात्र सत्य है, जिसे योगाचार विज्ञानवाद में जो है कि विज्ञप्ति मात्रता कहा गया है। आप पाते हैं कि एक शुद्ध इच्छात्मक चेतना ये परम सत्य है। तो इच्छात्मक चेतना तो इच्छात्मक तभी कही जाएगी जबकि वह एक विषय की इच्छा करेगी। Willing consciousness is called willing consciousness only when it wills a content. When it wills a content. But the willed content constitutes its negation. जैसे ही इच्छात्मक चेतना किसी विषय की इच्छा करती है, वह इच्छात्मक चेतना रही नहीं जाती, वो नोइंग कॉन्शसनेस हो जाती है, वो कंटेंट कॉन्शसनेस हो जाती है। तो यदि चेतना का धर्म ही यही है, विलिंग कॉन्शसनेस का, कि वो विषय की इच्छा करेगी, तो ऐसी स्थिति में वहां ऐसी शुद्ध इच्छात्मक चेतना की बात होती है जो किसी विषय की इच्छा नहीं करती। पैराडॉक्सिकली एनफ, प्योर विल विल्स नथिंग। शुद्ध इच्छा किसी विषय की इच्छा नहीं करती। इसीलिए इसे कहा गया, चित्त का धर्म ही यही है कि वह विषय की संरचना करेगा। तो इस अर्थ में वह विलिंग कॉन्शसनेस नहीं। यहाँ चित्त जो है कि अचित्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया अचित्तो अनुपलम्भो असौ ज्ञानम लोकोच्चरम च तत्, लोकोत्तरम च तत्, आश्रयस्य परावृत्ति द्विधा दौश्चुल्य हानितः। इसलिए कहा गया कि
यह अचित्त है, चित्त बिकम्स अचित्त, क्योंकि इट स्टॉप्स विलिंग ए कंटेंट। ये जो है कि विषय की इच्छा करना जो है कि बंद कर देती है। वहां जो है कि एक तरह से वस्तुनिष्ठता का जो है कि निषेध होता है। और ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ज्ञानम लोकोत्तरम च, यह लोकोत्तर ज्ञान, लौकिक ज्ञान नहीं है, यह लोकोत्तर ज्ञान है। आश्रय से परावृत्ति, आलय विज्ञान यहाँ पीछे लौट जाता है, यानी कि यहाँ वस्तुनिष्ठता का ही निषेध हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। द्विधा दोष तुल्य हानि, तो दो प्रकार के दोषों के नाश से आशय जो है कि पीछे लौट जाता है, आलय जो है कि पीछे लौट जाता है, यानी कि चेतना का जो डिफाइलमेंट है, दूषित कारण था, वह जो है समाप्त हो जाता है विषय के रूप में। तो दो प्रकार के जो दोष हैं, वो डिफाइलमेंट है, वो क्लेशा आवरण और ज्ञेय आवरण, यानी कि क्लेशा आवरण और ज्ञेय आवरण के क्षय से आलय पीछे लौट जाता है और चेतना जो है कि अपने मूल स्वरूप शुद्ध इच्छात्मक क्रिया के रूप में, शुद्ध इच्छात्मक चेतना के रूप में जो है कि स्थित होती है। इसी को अनाश्रव धातु कहा गया। यह अचित है कि अनथिंकेबल, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यह मंगलकारी है और नित्य है। यही इसी को जो है कि बुद्ध की महासुख काय या धर्म काय कहा गया है, इसी को विमुक्ति काय भी कहा गया है। यही महामुनि बुद्ध का जो है कि धर्म काय कहा गया है। और धर्म काय का मतलब 3 तरह की कायों का उल्लेख मिलता है महायान बौद्ध दर्शन में, नैर्माणिक काय, सांभोगिक काय और धर्म काय, या उसी को स्वभाव काय भी कहा जा सकता है। सुबुद्ध धर्म काय के रूप में परम सत्य से एकाकार हो जाते हैं, इसीलिए उसको कहा गया कि धर्माख्यो है महामुनि। ये महामुनि बुद्ध का की जो है धर्म काय है। He is one with the ultimate reality, विज्ञप्ति मात्र था। लेकिन यहाँ ये द्वैत है ही नहीं। आप पाते हैं कि ये जो कहा गया कि एक कोई कहे कि मुझे यह ज्ञान है कि वस्तु नहीं है और चेतना ही एकमात्र सत्य है और मैं चेतन विज्ञप्ति मात्रता की जो विद्यमान हूँ, उनकी मेरी स्थिति जो है विज्ञप्ति मात्रता की है, तो ये गलत है। क्योंकि बंधु ने जो है विज्ञप्ति मात्रा सिद्धि में लिखा कि विज्ञप्ति मात्रम एवं इदम इत्यपि ही उपलम्बता स्थापित न अग्रता किंचित तन्मात्रे नावतिष्ठते, कि जो व्यक्ति ये कहता है कि विषय नहीं है वह और मैं विज्ञप्ति मात्रता में स्थित हूँ, वह अपने सम्मुख विज्ञप्ति मात्रता को ही विषय बना करके कहता है, और जब तक उसे किसी भी चीज को वो विषय बनाता है तब तक वो विज्ञप्ति मात्रता में स्थित नहीं होता। यानी कि विज्ञप्ति मात्रता को जो है कि विज्ञप्ति मात्रता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसीलिए कहा गया कि वो जो है कि निर्विकल्प ज्ञान है और लोकोत्तर ज्ञान है। आप जानते हैं कि ये जो सत्यों के सिद्धांत हैं वो योगाचार मत में भी हैं। वो भी कहते हैं कि 3 प्रकार के सत्य हैं, परिकल्पित, पारतंत्र और परनिष्पन्न। यहाँ एक तरह से आप समझते हैं कि एब्सोल्यूट और फेनोमेना का क्या रिलेशन है, उसके बारे में विचार किया जाता है। तो कोई भी परम सत्यवाद, जब कोई भी व्यक्ति, वो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि रियलिटी इज वन, वो चाहे मेंटल हो या मैटीरियल हो, उससे कोई मतलब नहीं। वो मेंटल भी हो सकती है,
मटेरियल भी हो सकती है, वो कॉन्शसनेस भी हो सकता है, मैटर भी हो सकता है। और योगाचार मत में वो शुद्ध इच्छात्मक चेतना है, विज्ञप्ति मात्रता, कॉन्शसनेस एज प्योर एक्ट। तो किसी भी परम सत्यवादी सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि वह अनेक धर्मों की जो है कि अनेक प्रकार के सत्यों की परिकल्पना करे। वो परमार्थ और समृद्धि के बीच भेद करता है। जब तक वो परमार्थ और समृद्धि के बीच भेद नहीं करेगा, तब तक वो परम सत्यवाद की स्थापना नहीं कर सकता। ये आप पाते हैं कि ये परमार्थ और आभास, अपीयरेंस एंड रियलिटी का भेद ही परम सत्यवाद का प्राण है। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि सत्ता एक है और वह चेतन है या अचेतन है, कुछ भी कहें, तो ऐसी स्थिति में वहां समस्या होगी कि जब वह चेतन है तो ये भौतिक जगत कैसे उत्पन्न? तो एक संरचनात्मक तत्व मीमांसा उन्हें बनानी पड़ती है। यहाँ आप पाते हैं कि इसलिए योगाचार मत में भी आप पाते हैं कि वो तीन सत्यों के सिद्धांत को जो है कि प्रतिपादित करते हैं। वो तीन प्रकार के सत्य हैं, परिकल्पित, पारतंत्र और परिनिष्पन्न। इसी तरह से आप देखते हैं कि अद्वैत वेदांत में भी प्रातिभाषिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक का भेद किया गया। इसके द्वारा वो दिखा परम सत्यवादी संप्रदाय दार्शनिक ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि जो फिनोमिनल वर्ल्ड है वह भी उस परम सत्यवाद का या तो विवर्त है या परिणाम। इसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। यह प्रश्न उठता है कि क्या जो परम सत्य है वो पूरी तरह से जो है कि आभास में या फिनोमेना में जो है कि अपने को व्याप्त करता है या पूरी तरह से वो उससे परे है। यदि आप कहते हैं कि वो पूरी तरह से व्याप्त है, तब भी जो फिनोमिनल वर्ल्ड है उसका निषेध नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में बहुत तो बात प्लूरलिज्म और जो है कि रियलिज्म या मटेरियलिज्म प्रोपाउंड हुआ, क्योंकि क्या जो है कि इसका निषेध इसलिए नहीं हो पाएगा कि जो परम सत्य है वो इसे इन्वॉल्व है, जो अल्टीमेट रियलिटी है वो इसमें जो है कि इन्वॉल्व है। और यदि वह इन्वॉल्व है तो अल्टीमेट रियलिटी का निषेध कैसे किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में परम सत्यवाद की स्थापना नहीं हो पाएगी। यदि आप कहें कि जो एब्सोल्यूट रियलिटी है वो फेनोमेनल रियलिटी से एकदम अलग है, ट्रांसेंडेंट है, परे है, तो ऐसी स्थिति में भी परम सत्यवाद की स्थापना नहीं। क्योंकि ऐसी स्थिति में जो है कि जो फेनोमेनल वर्ल्ड है, जब परम सत्य उससे एकदम परे है तो वो उसके एक रियल के रूप में वो साइड बाय साइड जो है कि विद्यमान रहेगा। तो डुअलिज्म, प्लूरलिज्म, इस तरह के सिद्धांत बनेंगे। इसलिए परम सत्यवाद के लिए आवश्यक है कि वो ये बताएं कि जो फेनोमेना है वो परम सत्य से अतिरिक्त अलग नहीं है। यानी कि वो कहते हैं कि वो ट्रांसेंडेंटल भी है और इमेनेंट भी, उसमें वो दोनों को स्वीकार करके चलते हैं। और जो फेनोमेना है वो या तो उसी ट्रांसेंडेंटल का वो विवर्त है, जैसा कि शंकराचार्य में आप पाते हैं कि जो जगत है वो ब्रह्मन का आभास है, विवर्त है, वो यथार्थ परिणाम नहीं है। और योगाचारवाद, विज्ञानवाद जो है कि परिणामवादी है, विज्ञान परिणामों असर विविधा या प्रवर्तित, जो कुछ भी प्रवर्तित होता है वो सब विज्ञान का परिणाम है, ये परिणामवादी है। यानी कि वो इमेनेंट है एंड एट बियॉन्ड इट, वो इससे परे भी है। और यदि वो अयथार्थ परिणाम विवर्त है तो ऐसी स्थिति में उसका निषेध कर दिया जाएगा, उसकी अलग सत्ता नहीं हो पाएगी और परम सत्यवाद की स्थापना हो जाएगी। तो यहाँ हम पाते हैं कि योगाचार मत में परिकल्पित, पारतंत्र और परिनिष्पन्न ये
तीन सत्यों के सिद्धांत को स्थापित किया गया। ऐसा इसे यह नहीं समझा जाना चाहिए कि तीनों सत्य हैं, वास्तव में तीनों सत्य नहीं। जो विषय दृष्टि है, जो परिकल्पित है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है कि परिकल्पित है, इमेजिन्ड है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो है कि निषेध सर्वथा होगा, वो उसका निषेध हो जाएगा। लेकिन जो परतंत्र है उसका पूर्ण निषेध नहीं होता, क्योंकि ये परिणामवादी है। तो जो बाह्य विषय की दृष्टि है वो तो परिकल्पित है, इट इज एटर्नली फॉल्स, वो पूर्ण रूप से जो है कि मिथ्या है। लेकिन जो चेतना में विषय के आकार हैं, वो जो है कि विषय के आकार हैं, वो चेतना की ही सृजनशीलता है, तो चेतना उसमें इन्वॉल्व है। तो जो परम सत्य है, जो चेतन सत्ता है, वो उसमें इन्वॉल्व है, तो उसका पूर्ण निषेध नहीं हो सकता। जो उसको जो इट इज नॉट एज मच निगेटेड एज मच प्योरिफाइड, इसका शुद्धिकरण होता है। तो उसमें जो कल्पित अंश है विषय का, उसका जो है निषेध हो जाता है, और जो चेतना है उसे स्वीकार किया बचाया जाता है। एक शुद्धिकृत जो परतंत्र ही परिनिष्पन्न है, एब्सोल्यूट कॉन्शसनेस है, विज्ञप्ति मात्रता है। ये प्योरिफाइड परतंत्र इज परिनिष्पन्न। इसीलिए कहा गया कि येन विकल्पेन यद यद वस्तु विकल्पते परिकल्पित वसव स्वभाव न स विद्यते। इनका स्वभाव नहीं, जो परिकल्पित है, जब विकल्प को ही विषय मान लिया जाता है तो वो परिकल्पित कहा जाता है, क्योंकि योगाचार मत में वस्तु दृष्टि अविद्या है। तो वो जो है कि परिकल्पित है, इसका अपना अस्तित्व नहीं है, इसका ओन एग्जिस्टेंस नहीं है, ओन इसेंस नहीं है। और परतंत्र स्वभावस्तु विकल्पो प्रत्योद्भव, और जो परतंत्र का स्वभाव है वो विकल्प है, प्रत्योद्बद्ध, प्रत्ययों से उत्पत्ति, माने कि जो क्रिएटिव, इट इज क्रिएशन ऑफ कॉन्शसनेस, वो परतंत्र है। अब भी विषय की बाधा से ये चेतना है, जिसमें विषय की बाधा है। यही जो है कि विषय और विषय के द्वैत में विद्यमान है। तो जो बाह्य विषय है वो तो परिकल्पित है, और जो चेतना द्वारा निर्मित विषय है वो जो है परतंत्र है। इसी परतंत्र अब यह अन्य से शासित है, यानी कि एक विषय जो कि अन्य है उससे जो है कि ये समाहित, उसमें ये समाहित है, तो इसका निषेध होना चाहिए। और जो विषय का आकार है, जब चेतना विषय के आकार से रहित हो जाती है तो वो तो विकृत हो जाती है, और वो पर निष्पन्न बन जाती है, एब्सोल्यूट कॉन्शसनेस बन जाती है। तो आप पाते हैं कि ये तीन प्रकार के सत्य हैं, तो तीन प्रकार की निस्वभावता भी है। ये वो त्रिविधस्य स्वभावस्य त्रिविधाम निस्वभावता, तीन प्रकार के स्वभाव हैं, तीन प्रकार के सत्य हैं, तो तीन प्रकार की निस्वभावता भी है। और वो तीन प्रकार की निस्वभावता क्या है? जो परिकल्पित है, इट इज कैरेक्टरिस्टिकली फॉल्स, यह कर सकते हैं कि यह लक्षण निस्वभावता है। और जो परतंत्र है वो एक तरह से उत्पत्ति निस्वभावता है, एज इट अपीयर्स टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इस रूप में वो जो है कि निस्वभाव है, ये कॉन्शसनेस का क्रिएशन है, यह विषय से नहीं आता है, विषय से डिराइव नहीं होता है, इसे उत्पत्ति निस्वभावता कहते हैं। और जो परिनिष्पन्न है, एब्सोल्यूट कॉन्शसनेस है, विज्ञप्ति मात्रता है, वो जो है कि एक तरह से परमार्थ निस्वभावता है। इसके बारे में किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं किया जा सकता। विज्ञप्ति मात्रता से, विज्ञप्ति मात्रा में इसके साधक को यह बोध नहीं होता कि वह जो है कि स्वतंत्र हो गया है या विषय की बाधा से सर्वथा मुक्त हो गया है। उस समय उसे किसी भी प्रकार का बोध नहीं रहा, उसकी उसे अनुभूति होती है, और उसके बाद वो ऑफ हिज ओन फ्रीडम,
वो अपनी स्वतंत्रता मुक्ति के बारे में जो है कि वो अवेयर नहीं होता, क्योंकि वहां डुअलिटी नहीं, सभी अवेयरनेस, समूचा ज्ञान द्वैत में होता है। अद्वैत में कोई जो है कि ज्ञान नहीं होता, कोई अवेयरनेस नहीं होती, कोई बोधि नहीं होती। तो आप पाते हैं कि जो परम सत्यवाद है योगाचार विज्ञानवाद का, वह एक तरह से जो है शुद्ध इच्छात्मक चेतना को जो है कि परम सत्य मान करके आगे बढ़ता है, अग्रसर होता है, क्योंकि जो विषय हैं वो चेतना के इच्छित विषय हैं, और जब चेतना इन निश्चित विषयों से जो है मुक्त हो जाती है तो वो परम सत्य या पर निष्पन्न चेतना कही जाती है, उसी को विज्ञप्ति मात्रता कहा जाता है। तो ये योगाचार मत और आचार्य शंकर में जो है कि एक प्रकार का भेद है। योगाचार विज्ञानवाद में शुद्ध इच्छात्मक चेतना परम सत्य है, तो अद्वैत वेदांत में आप पाते हैं कि शुद्ध ज्ञानात्मक चेतना जो है कि वो जो है कि परम सत्य है, जिसे वो ब्रह्मन या आत्मन कहते हैं। उनका जो अप्रोच है वो ज्ञानात्मक चेतना के द्वार से है, और जो योगाचार मत है उसका जो अप्रोच है वो शुद्ध इच्छात्मक चेतना जो है कि के रूप से होता है। जो योगाचार के लिए यथार्थ है, परम सत्य है, वो शंकर के लिए अविद्या है, वो भ्रम है। और जो शंकर के लिए भ्रम है, परम सत्य है, वह योगाचार मत में जो है कि अविद्या है। ऐसे समझें जैसे कि कोई लीगरी स्टेटमेंट लें, जब हम कहते हैं दिस इज स्नेक, तो और जब इसका जब निगेशन करते हैं कि दिस इज नॉट स्नेक, तो जो नॉट है योगाचार विज्ञानवाद में और शंकर के ब्रह्मवाद में आप पाते हैं कि जो सब्जेक्टिव फंक्शन है स्नेक, जो क्रिएशन है कॉन्शसनेस का, जो विल्ड कंटेंट है, जो सब्जेक्टिव कंस्ट्रक्शन है, उसके साथ अप्लाई करता है। यानी कि वो स्नेक का निषेध करते हैं, दिस का नहीं। और भारतीय दर्शन में आप जानते हैं कि सामान्यतया जो निगेटिव स्टेटमेंट है वो करेक्टिंग स्टेटमेंट, निगेटिव स्टेटमेंट इज ए करेक्टिंग स्टेटमेंट, इट करेक्ट्स द ओरिजिनल एरर। और जब आप कहते हैं दिस इज नॉट स्नेक, तो जब योगाचार से पूछा जाएगा तो वो नॉट स्नेक का निषेध नहीं करेंगे, क्योंकि वो चेतना द्वारा निर्मित है, वो परतंत्र की स्थिति है। वो किसका निषेध करेंगे? दिस का निषेध करेंगे, जो ग्राउंड रियलिटी। आप कहते हैं दिस इज नॉट स्नेक, तो उनके लिए जो दिस, जो द वर्ड दिस इज ए जनरल सिंबल फॉर द ऑब्जेक्ट। तो जब वो कहेंगे कि नॉट जो है कि दिस को अप्लाई करता है, स्नेक को नहीं, वो सब्जेक्टिव कंस्ट्रक्शन है। और यह चेतना जो है कि यहाँ दूषित है, और दूषित चेतना को परिमार्जित करने की आवश्यकता है, इसे विषय की बाधा से सर्वथा रिक्त करने की आवश्यकता। तो जो वस्तु का सिंबल है दिस, उसके लिए वो जो है कि अप्लाई करेगा। वो कहेंगे कि जो वर्ड नॉट है वो दिस के लिए है, स्नेकनेस के लिए नहीं। क्रैक इन द वॉल या स्नेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब रियल है, क्या बीइंग ए सब्जेक्टिव कॉन्स्ट्रक्ट। लेकिन योगाचार यानी कि जो सब्जेक्टिव फंक्शन है वह अद्वैत वेदांत के लिए जो है कि वो अविद्या है, वो भ्रम है। और जो विषय दृष्टि है वो जो है कि योगाचार विज्ञानवाद के लिए भ्रम है। यानी कि जो एक के लिए परम सत्य है वह दूसरे के लिए अविद्या है, और जो एक के लिए अविद्या है वह दूसरे के लिए जो है परम सत्य। तो शुद्ध ज्ञानात्मक और शुद्ध इच्छात्मक चेतना में यह अंतर है। यहाँ हम देखते हैं कि यह जो शुद्ध इच्छात्मक चेतना है वो एब्सोल्यूट कॉन्शसनेस है, क्योंकि यहाँ विषय की बाधा, विषय का सर्वथा निषेध कर दिया जाता है, उसके बारे में कोई कथन संभव नहीं है।
जितने भी कथन किए गए हैं सब निषेधात्मक हैं, यानी कि इट इज कैरेक्टराइज एज व्हाट कैन नॉट बी कैरेक्टराइज। जितने भी इसके जो है कि कथन हैं वो सब निषेधात्मक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अपने आप में जो तत्व है वो निषेधात्मक है। वो इट इज वेरी मच पॉजिटिव इन इटसेल्फ, फिर वो उसके बारे में जो कथन है वो निषेधात्मक हैं और वो अपने आप में कुछ है। इसलिए एक तरह से ये जो है कि विज्ञप्ति मात्रता है योगाचार विज्ञानवाद की, जो कि एब्सोल्यूट कॉन्शसनेस है, विच इज फ्री फ्रॉम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डुअलिटी। जब कॉन्शसनेस विषय की बाधा से सर्वथा रिक्त हो जाती है तो वह विज्ञप्ति मात्रता में स्थित होती है, जो कि जिसके बारे में किसी भी प्रकार का कथन नहीं किया जाता। ठीक है, धन्यवाद।